31 अगस्त तक है, उसके बाद इसका अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो जिसको ये इस बैच के बारे में नहीं पता है वो इस बैच को परचेज कर ले जल्दी से, ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन आता है, इस बच्चा बोल रहा है नोटिफिकेशन आता है, मुझे पता था आता है, ठीक है। तो इस बैच का नाम है महासंगम बैच, एप्लीकेशन में सबसे ऊपर दिखेगा आपको, तो याद रखिएगा। जो यहाँ पर महासंगम बैच में इतने सारे बैचेज होने वाले हैं, ये हमने सिर्फ आप जैसे बच्चों के लिए जिनके पास अभी फी वी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर इन सारे बैचेस का प्राइस निकालोगे तो 5 से 6 हज़ार रुपये निकलेगा। हमने इनको एक साथ कंबाइन कर दिया है 1100 रुपये, लेकिन आप इसमें एडमिशन सिर्फ आप 31 जुलाई तक ले सकते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर एडमिशन लेना ना भूलें। इस बैच के बारे में डेली 6 से 7 घंटे आपकी लाइव क्लास होगी, बढ़िया यहाँ पर पढ़ो, ठीक है। चलो अब हम पढ़ाई करते हैं। और इसके बाद एक एनडीए का बैच भी है, इस बैच को जो एनडीए वाले बच्चे हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं, एनडीए की मैथ्स का लिए है। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करूं, और आज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैम पटना डूब रहा है, बचाओ मुझे। अच्छा, पटना में बहुत तेज बारिश हो रही है ना, मैंने सुना है। मैम टाइम्स के डायरेक्टर कौन है? अब मैं फालतू की बातों की रिप्लाई नहीं करूंगी। डायरेक्टर कोई नहीं है, सब लोग डायरेक्टर है। भरत सर डायरेक्टर है, जानना है तो आप जान लीजिए, भरत सर डायरेक्टर है, ठीक है। चलो अब सुनो यहाँ पर आज हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक सर्कुलेशन। और अब कोई भी बच्चा मुझे कमेंट करेगा ना, मैं चांटा मारूंगी उसे फोन के अंदर से ही, क्योंकि आज का जो चैप्टर है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप इसको कार्डियक सर्कुलेशन बोलो, आप इसको ब्लड सर्कुलेशन बोलो, ब्लड सर्कुलेशन बोलो, या आप इसको कार्डियक साइकिल बोलो, सारे के सारे टर्म इसके लिए सही हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको लिखो हृदय परिसंचरण, या आप इसे लिखो रुधिर परिसंचरण, या इसे लिखो हृदय चक्र। एक बार फिर से सुनो, कार्डियक सर्कुलेशन, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, हार्ट के अंदर कैसे सर्कुलेशन होता है। अब हार्ट किसको सर्कुलेट करता है? ब्लड को, तो हार्ट के अंदर ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहां पर याद रखेंगे कि कार्डियक साइकिल भी CYCLE होगा ना, साइकिल भी इसी को बोलेंगे, हृदय चक्र भी इसी को बोलेंगे। कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा अगले 1 घंटे तक, बस आप लोग 1 घंटे तक मेरा साथ दे दो। बच्चा बायोलॉजी स्पेशल का टाइमिंग चेंज नहीं हुआ, 1 से 2 दिन में 6 से 8 में क्लास चलेगी, ठीक है। तो प्लीज आप कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, 1 घंटे मेरी चुपचाप बात सुन लो। एक क्वेश्चन कम से कम मैं ये पढ़ाऊंगी ना, इससे एक क्वेश्चन तो हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। अब देखो बच्चा, कार्डियक सर्कुलेशन का मतलब क्या है। मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि हमारे हार्ट के पास ब्लड आता है और हार्ट उसको बाहर भेजता है, आता है बाहर भेजता है। याद है आपको ये चीज़ कि हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। जैसे हमारे घरों में पानी को पंप करने वाली मशीन होती है, वैसे हमारा हार्ट भी एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। बस पानी वाली मशीन पानी को पंप करती है और हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है। अब आपको देखना है कि कैसे हमारे हार्ट के पास ब्लड आता है और कैसे यहां से बाहर जाता है ऑर्गन्स के पास। भाई आप सब जानते हैं हमारे दिल में धड़कनें बनती रहती हैं, वो धड़कनें कुछ नहीं होता है, आपका हार्ट एक बार ऐसे अंदर की साइड से कूदता है, एक बार रिलैक्स करता है, एक बार से कूदता है, एक बार रिलैक्स करता है। तो उसी से जो रिदम बनता है हार्ट का, उसी को ही आपकी धड़कनें कहा जाता है, हार्ट बीट कहा जाता है। वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे एक एक चीज, ठीक है। अभी आपको क्या सुनना है कि कैसे हमारे हार्ट के पास ब्लड आया, कैसे वो ब्लड बाहर गया, वो चीज, उसी चीज को बोलते हैं हम कार्डियक सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल, आप कुछ भी नाम दे दो। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस जो अगले 1 घंटे में पढ़ाने जा रही हूं ना आपको, इसके बारे में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताया था। तो आप लिखेंगे कार्डियक सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल सबसे पहले किसने दी थी? विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। विलियम हार्वे ने सबसे पहले बताया था। कब बताया था? तो आप ईयर रहने दो, बायोलॉजी में ईयर नहीं आते हैं कभी भी एग्जाम में। तो विलियम हार्वे द्वारा कार्डियक साइकिल या ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन सबसे पहले बताया गया था। इसीलिए हम विलियम हार्वे को क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेशन के फादर भी बोलते हैं, मतलब जिन्होंने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है। अब कोई मुझसे ही नहीं पूछेगा मैम क्या पढ़ा रहे हो, मतलब हार्ट के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे खून आएगा, कैसे जाएगा, कैसे प्योर, कहाँ इम्प्योर आता है, कहाँ प्योर आता है, कौन लेकर आता है, कौन लेकर जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके डाउट क्लियर होंगे।
अब आते हैं हम नए पेज पे। अब नए पेज पे मैं सबसे पहले वो सारी चीजें पढ़ाने वाली हूं जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं हार्ट के अंदर। ये आपका दिल, सुंदर सा दिल आपका है ना। आप देखो बच्चा, कुछ बच्चे तो पहले के जमाने में या आज भी करते होंगे, दिल कैसे बनाते हैं कुछ लोग ऐसे बनाते हैं और बीच में एरो चलाते हैं, इधर सोनिया लिखते हैं, इधर पंकज लिखते हैं, है ना। ऐसा हार्ट का कोई भी आकार नहीं होता है। ये सब बस आप लव लेटर पे लिखो तो अच्छा लगेगा, या किसी को भेजो व्हाट्सएप की इमोजी में तो अच्छा लगेगा। दिल का ये आकार होता है, ऐसे होता है, फिश शेप होता है, ठीक है बच्चा। ये कोई भी नहीं बनाएगा। और ये जो एरो चलाते हैं ना आप, ये तीर चलाते हैं, ये कुछ नहीं होता है। ये एक्चुअली सेप्टम होती है ये वाली, और इसी को पता नहीं आप कहाँ से कहाँ लेकर चले जाते हो। तो आपके दिल में कोई एरो वैरो नहीं होता है, कोई तीर नहीं होता है। एरो तो ठीक है, उसके बाद तुम लोग इधर लिखते हो सोनिया, इधर लिखते हो पंकज। आप एक बात बताओ, आपने इधर सोनिया लिखा, इधर आपने पंकज लिखा, तो प्योर ब्लड तो पंकज के पास ही है, ऑक्सीजन तो सिर्फ पंकज के पास है, सोनिया के पास तो CO2 है, तो सोनिया तो मर जाएगी बेचारी, उसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है। तो ऐसा कोई डायग्राम नहीं होता है हार्ट का। ये सब बस किताबों में या मूवीज में या व्हाट्सएप इमोजी में, इनमें ही अच्छे लगते हैं, या लव लेटर पे अच्छे लगते हैं। ये कोई हार्ट का आकार नहीं होता। अगली बार कभी बनाए तो आप कुछ ऐसा सा हार्ट बना के देना, किसी को बनाना हो तो ऐसा सा बना कर देना, और ये तीर अंदर ही रखना, बाहर मत लेके जाना। अगर बाहर लेके गए ना तो तीर चलाने लायक बचोगे नहीं दूसरी बार। बाहर ले गए मतलब खून बाहर निकल गया हार्ट से, तो ऐसा कोई आकार नहीं होता। ये सब मूवीज में अच्छा लगता है, ठीक है। अब आओ यहाँ पर। तो ये अभी तक मैं सिर्फ अगले 10 मिनट तक वही सब पढ़ाऊंगी जो आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब वो काम आएगा आपका 2 दिन को, जो मैंने 2 दिन तक आपको जो हार्ट के ऊपर जो मैंने बेसिक चीजें बताई है ना, वो अब यहाँ काम आएंगी आपकी, ठीक है। ये लो, सबसे पहला ये हमारा हार्ट का क्या है बच्चा, दीवार है, वॉल है। और हार्ट एक कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, पढ़ा चुकी हूँ, सारी चीजें पढ़ाई हुई होंगी, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है, कहने का मतलब हार्ट में सिर्फ क्या है, मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं। तो ऐसे आपके हार्ट के अंदर मांसपेशियां हैं, और इन मांसपेशियों को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल बोलते हैं। पढ़ाया था मैंने कि वो मांसपेशियां जो हार्ट का निर्माण करती हैं उनको कार्डियक मसल बोलते हैं, कार्डियक पेशियां बोलते हैं। अब हमारे हार्ट के अंदर मैम आपने पढ़ाया कि एक बार सेप्टम ऐसे निकलता है और एक बार सेप्टम ऐसे निकल जाता है, और वो कितने चैम्बर बना देता है, वो 4 चैम्बर बना देता है। ये कौन सी मसल बनाई है मैम ने, इसको सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको सेप्टम। वो मसल, वो पेशी जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर देती है, उसका नाम होता है सेप्टम, ठीक है, उसका नाम होता है सेप्टम। अब जल्दी से बताओ, मैं इस चैम्बर को क्या नाम दूं, इसको नाम दूंगी मैं लेफ्ट ऑरिकल। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फुल फॉर्म अब तक याद हो गई होगी। इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे राइट ऑरिकल, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, राइट वेंट्रिकल। पढ़ा चुकी हूँ इतनी चीजें, ऊपर वाले छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं, सबसे स्ट्रांग ये होता है। इतनी चीजें पढ़ा चुकी हूँ, यस मैम पढ़ा चुके हो। अब यहाँ पर हमने कितने वॉल्व बनाए थे, जल्दी से बनाओ, कितने वॉल्व थे, वॉल्व क्या थे, दरवाजे, कितने, 3, और 3 को नाम क्या दिया था, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ठीक है। यहाँ पर कितने बनाए थे, 2, और 2 को नाम क्या दिया था, बाइकस्पिड, याद है ना। यहाँ पर कौन सा वॉल्व बनाया था, सेमी लूनर वॉल्व, कौन सा बनाया था, सेमी लूनर वॉल्व। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, अर्धचंद्र कपाट, अर्धचंद्र कपाट, आधे चांद के जैसा दिखने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कल आयोटा बनाया था, याद है। किसी और कलर के पेन से, कौन सा कलर लूं जो आपको दिख जाए, ग्रीन दिख जाएगा, चलो देखो। यहाँ पर हमने क्या बताया था, यहाँ पर हमने ओटा बनाया था, और इस ओटा के ऊपर जो वॉल्व होता है, कपाट होता है, उसको हमने कौन सा वॉल्व बोला था, इसका नाम लिख दो ओटिक वॉल्व, ओटिक वॉल्व, ओटिक वॉल्व, ठीक है, आयोटा वाला कपाट। अब मुझे बताओ, ये हमने क्या बनाई थी, ये हमने आयोटा बनाई थी। अब ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं। और ओटा आयोटा क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है बच्चा। इसको यहाँ पर मैंने 2 सबसे बड़ी बड़ी वेन बनाई थी, और उन बड़ी बड़ी वेन का नाम क्या बताया था मैंने, कि 2 वेन जुड़ी हुई होती हैं, और वो सबसे बड़ी वेन होती है और नाम होता है वेना कैवा। अब इस ऊपर वाले को बोलेंगे बच्चा सुपीरियर वेना कैवा, क्या बोलेंगे, सुपीरियर वेना कावा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे उच्चतम वेना कावा, ऊंची वाली है ना, तो उच्चतम वेना कावा। और इस नीचे वाले को बनाएंगे इंफीरियर वेना कावा,
बोलते ना तुम मुझसे सुपीरियर है, तुम मुझसे इंफीरियर है, इंफीरियर का मतलब तो नीचा, ठीक है। वेना कावा, इसको बोलेंगे निम्नतम वेना कावा, निम्नतम वेना कावा, ठीक है बच्चा। अब इस सेमिलुनार वॉल्व से एक ऐसी आर्टरी जोड़ी थी कल मैम ने, जिस आर्टरी के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। और जल्दी से बताओ वो कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। अब मैं इतनी उम्मीद आपसे कर सकती हूँ बच्चों कि आपको ये सब याद है, क्योंकि मैंने पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ये कौन सी आर्टरी बनाऊं? इस आर्टरी का नाम लिखेंगे मैम पल्मनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी बच्चों? पल्मनरी आर्टरी। हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी? फुफ्फुसीय। और फुफ्फुस का मतलब क्या होता है बच्चा? फेफड़ा। तो ये किससे कनेक्ट होती है? फेफड़े से कनेक्ट होती है ये फुफ्फुसीय धमनी। ओके चलो, और ये कौन से ऑर्गन से कनेक्ट है? लंग्स से। तो यहां हम क्या बनाएंगे? हमारे फेफड़ों का नाम लिखेंगे, लंग्स लिखेंगे। अब उसके बाद मैम ने पढ़ाया था कि एक ऐसी वेन होती है जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है, और वो वेन कौन से ऑर्गन से कनेक्ट होती है? लंग्स से। और इस वेन का नाम क्या था? इसका नाम था पल्मनरी वेन। लिखो पल्मनरी वेन। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? फुफ्फुसीय शिरा। एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। फुफ्फुसीय शिरा। इतनी बातें मैम आपको कल तक पढ़ा चुकी थी, कोई बच्चा ना नहीं बोल सकता। इसीलिए मैंने आपके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि जब मैं ये पढ़ाऊं तो मुझसे कोई पूछे ना आयोटा क्या होता है, पल्मनरी आर्टरी क्या होता है, पल्मनरी वेन क्या होता है, ये मैं बार बार नहीं पढ़ाती। अब हमें देखना है कि कैसे इस हार्ट के अंदर ब्लड आता है, कैसे यहां से जाता है। ऋषभ कह रहे हैं क्लास 9th पूरी नहीं है, ठीक है मैं चेक करवा लूंगी, आप प्लीज एक बार यहाँ पर पढ़ाई में ध्यान दो। अब बच्चों इस स्लाइड को मैं एक बार यहां से चेंज कर रही हूँ, ठीक है बच्चा। अब एक मैं नई स्लाइड ले रही हूँ। अब ये चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। जो मैं अभी अगली चीज पढ़ाने वाली हूं ना, इसको कान खोलकर सुनना। देखो बच्चों, हम लोग लेते हैं एयर। मैंने ब्रीदिंग की, ऐसे मैंने सांस लिया तो मेरे चारों तरफ की वातावरण की जो हवा है वो आई। हवा कहाँ से प्रवेश करती है? मेरे नाक द्वारा प्रवेश करेंगी, मेरी नाक में जाएंगी। नाक से कहाँ? मेरे गले में जो पाइप है उसको बोलती हूँ मैं विंड पाइप, वायु नलिका। और ये इस एयर को कहाँ पे ट्रांसफर करेगी? मेरे फेफड़ों तक ट्रांसफर करेगी। 2 फेफड़े हैं, ऐसे आपका विंड पाइप है, आगे चलकर ऐसे डिवाइड हो जाता है क्योंकि फेफड़े 2 हैं, दोनों में एयर भेजना है। तो एक विंड पाइप इधर जाएगा, एक विंड पाइप इधर जाएगा, और दोनों फेफड़ों में एयर लेकर जाएगा, ठीक है बच्चा। दोनों फेफड़ों में एयर लेकर जाएगा। अब लंग्स में क्या होता है बच्चा? लंग्स में होता है ब्लड। और इस ब्लड में, इस हवा में जितनी भी गैसेस आई थी, उन गैसेस में से सिर्फ ऑक्सीजन क्या होता है? सॉल्यूबल होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और इस हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना। बाकी की सारी चीजें ऐसे निकल जाती हैं। अब बच्चों मेरा पॉइंट सुनना ध्यान से, मैं ये चीज क्यों बता रही हूं आपको। भाई ये ऑक्सीजन खून में घुल जाती है, और खून आप जानते हैं सारे दिन ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। खून क्या करता है? सारे दिन घूमता रहता है, और सारे दिन घूमता 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 खून कहाँ आएगा? तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स की सेल्स के पास जाएगा। भाई मैंने पहली क्लास में बताया कि हमारा बॉडी या लिविंग का बॉडी किससे मिलकर बना होता है, तो आप बताओगे किससे मिलकर बना होता है? लिविंग का बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। हमारा बॉडी कुछ नहीं है, सबसे पहले हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर बनी थी वो सेल बनी थी, और सेल से टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से हमारा पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है। प्लीज यहां से रामवीर को ब्लॉक कर दीजिए, रामवीर को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। चलो, तो हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। सेल्स काम करती हैं, और काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऊर्जा चाहिए होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये ऑक्सीजन खून में घुला, खून ऐसे घूम रहा है सारे बॉडी के अंदर, और खून घूम रहा है तो खून एक एक सेल के पास जाएगा। ये यहाँ पर आपकी मान लो सेल है, कोई भी ऑर्गन की एक सेल का एग्जांपल लेते हैं कि एक कोशिका है आपकी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा? इस सेल के पास ग्लूकोज पड़ा हुआ होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और यहाँ से खून घूमता 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 अपने साथ ऑक्सीजन लाया और इस सेल को लाके दे दिया। बोला सेल ये ले ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आया, और अब सेल्स क्या करेंगी? इस ऑक्सीजन से इस ग्लूकोज को तुड़वाएंगी।
ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, इसको तोड़ देगा, और जैसे ही ग्लूकोज टूटता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस एनर्जी रिलीज होती है, और ह्यूमन बॉडी में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, एटीपी के रूप में पाई जाती है। ये बात आपको मैम बहुत बार बता चुकी हैं। एक बार फिर सुनो, क्या बोला मैंने बोला मैंने ऐसे ब्रीदिंग करी तो मैंने ऐसे एयर ली, एयर मेरे फेफड़ों में आएगी तो फेफड़ों में जो मेरा हीमोग्लोबिन है या फेफड़ों में जो खून है उस खून में मेरा ऑक्सीजन घुल जाएगा। खून सारा दिन घूम रहा है, यहाँ से लेकर नीचे टखने वाले पार्ट तक खून सर्कुलेट हो रहा है। जब खून घूम रहा है साथ में ऑक्सीजन घूम के मेरे बॉडी की हर एक सेल के पास जा रहा है। मेरी सेल्स के पास पहले से ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज खाते हैं आप, जो भी कंपाउंड्स खाते हैं उन सबसे बनता है। ऑक्सीजन आया, इस ग्लूकोज को तोड़ने से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बना। बच्चों आप सब जानते हैं ऊर्जा को हमारी सेल्स क्या कर लेंगी, काम में ले लेंगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कोई भी काम करना है तो आपको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, पानी तो 70% हमारे बॉडी में वाटर होता है, लेकिन बच्चों इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हमें रिक्वायरमेंट है? आप बोलोगे नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमें शरीर से बाहर करना है, हमें नाक से बाहर छोड़ना है इसको। तो अब बच्चों ये नाक से कैसे बाहर जाएगा वो सुनो, ठीक है। ये शरीर से बाहर करना है तो ये CO2 हमारे खून में घुलेगा। किसमें? आप याद रखना, ऑक्सीजन CO2 दोनों ही खून में घुले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये CO2 हमारे खून में घुलेगा। अब बच्चों खून क्या करता है? खून घूमेगा 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 घूमेगा, और खून क्या करेगा? ये खून जाएगा हमारे हार्ट के पास। किसके पास जाएगा? हमारे हार्ट के पास। कैसा खून आया है? CO2 वाला, और CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है तो उस खून को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, अशुद्ध रुधिर बोलते हैं। जितनी भी सारी सेल्स हैं, ध्यान से सुनो, मैं आपको पिक्चर की तरह समझा रही हूँ। कान, नाक, हाथ, गला, जितने भी आपका लीवर, पैनक्रियास, जितनी भी सेल्स हैं, उन सेल्स के पास एनर्जी बनती है। जब एनर्जी बनेगी साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उन सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या होता है बच्चा, वो सेल्स अपना कार्बन डाइऑक्साइड खून के अंदर घोल देती हैं। अब ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, मैम ने पढ़ाया है, उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, उसको अशुद्ध रुधिर बोलते हैं। अब क्या होगा, ये इम्प्योर ब्लड सारा का सारा किसके पास आएगा? हार्ट के पास आएगा, हमारे दिल के पास आएगा। ऐसे यहाँ पर मान लो मेरा हार्ट है, सारे ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड मेरे हार्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब बताओ इम्प्योर ब्लड को कौन सी वेसल्स कैरी करती हैं? मैम आपने पढ़ाया था इम्प्योर ब्लड को वेन्स कैरी करती हैं, पढ़ा चुकी हूँ। सिराओं में हमेशा कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड। तो जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं उन सबसे वेन्स जुड़ी हुई होती हैं, और वो वेन्स के अंदर कैसा ब्लड आता है? CO2 वाला आता है। अब हार्ट क्या करेगा? हार्ट इस ब्लड को पंप करेगा, और पंप करके मतलब इस ब्लड को प्रेशर देगा, और प्रेशर देके फेफड़े के पास ट्रांसफर करेगा। किसके पास? हमारे दोनों फेफड़ों के पास ट्रांसफर करेगा। और फेफड़े क्या करेंगे? इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर कर देंगे, और कौन सी गैस को इन कर देंगे? ऑक्सीजन को इन कर देंगे, ठीक है। फेफड़ों ने क्या किया, ये देखो यहां पर कैसे, यहां आओ देखो भाई, फेफड़ों में इससे गया तब ऑक्सीजन गया, वापिस खून आया तो फेफड़ों के पास क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़े क्या करेंगे? इस कार्बन डाइऑक्साइड को विंड पाइप से नोज से आउट कर देंगे। फिर जो खून CO2 लेकर आया था उसको ऑक्सीजन दे दिया जाएगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, एक लाइन में समझ लो, अगर इतनी गाथा नहीं समझ में आई है तो। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गैस क्या करती है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है, और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करने से हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड खून में घुल जाता है। खून सारा दिन घूमता रहता है, खून घूमता 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 हमारे दिल के पास आएगा, हार्ट के पास आएगा। हार्ट उस ब्लड को पंप करेगा, और पंप करके फेफड़े के पास भेज देगा। बोलेगा फेफड़ा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर दे और मुझे वापस खून मेरा दे दे, लेकिन इस खून के अंदर कौन सी गैस दे दे? मुझे ऑक्सीजन वाली गैस दे दे, ताकि मैं ये ऑक्सीजन है वो वापस सेल्स के पास पहुंचाऊं, सेल्स वापस एनर्जी बनाए, वापस CO2 दे,
फिर वापस ऑक्सीजन दूं, और ऐसे ऐसे आपके बॉडी में पूरा प्रोसेस चलता रहता है। उसी को ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं या कार्डियक सर्कुलेशन, उसी का ही नाम होता है। तो आप एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको क्या क्लियर करना चाह रही हूँ, यहाँ पर आओ। मैंने ये बोला यहाँ से हार्ट के अंदर खून आएगा, यहाँ से निकल कर फेफड़ों के पास जाएगा, फेफड़े इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर देंगे, ऑक्सीजन इन कर देंगे, फिर फेफड़ों ने वापस खून किसको दे दिया, हार्ट को दे दिया, हार्ट फिर सारे ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेट कर देगा। अब आओ यहाँ पर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ और यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाती हूँ। देखो बच्चों, मान लो यहाँ पर कोई आपका एक ऑर्गन है, मान लो यहाँ पर कोई भी एक अंग है। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, और ऑर्गन्स की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल। इस ऑर्गन के पास कोशिकाएं हैं और इस ऑर्गन की सेल्स हैं, वो काम करती हैं। और काम करने के लिए इस ऑर्गन को क्या चाहिए होती है बच्चा, काम करने के लिए इस ऑर्गन को क्या चाहिए होगा, एनर्जी। और इस ऑर्गन के पास एनर्जी कैसे बनेगा, तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एटीपी बना, ठीक है। एटीपी एनर्जी होता है, इसका फुल फॉर्म 50 बार बता चुकी हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी रख लेगा ये सेल, पानी रख लेगा, लेकिन ये CO2 नहीं रखेगा। तो यहाँ पर कोई भी एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन के पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर घोल देगा, ब्लड के अंदर। किसके अंदर, खून के अंदर। और ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, अशुद्ध रुधिर बोलते हैं, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। अब इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है, वेन्स। बहुत सारी सिराएं होती हैं, कुछ लीवर से लगी हुई होती हैं, कुछ पैनक्रियास से लगी हुई होती हैं, कुछ किडनी से लगी हुई होती हैं, कुछ ब्रेन से लगी हुई होती हैं। और ये सारी वेन्स सारा का सारा इम्प्योर ब्लड किस तक लाएंगी, हार्ट तक लाएंगी। क्या पढ़ाया मैंने, फिर सुनो। मैंने बोला यहाँ पर कोई भी एक ऑर्गन है, अंग है, उस अंग के पास बहुत सारी सेल्स हैं, उन सेल्स को काम करना है और काम करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो ये ऑर्गन जब एनर्जी बनाएगा तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा ही होगा। लेकिन ये ऑर्गन बोलता है कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बाहर कर दो। अब कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा ब्लड के अंदर, और ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, अशुद्ध रुधिर बोलते हैं। और अशुद्ध रुधिर हमारे बॉडी में सिराएं कैरी करती हैं, वेन्स के द्वारा ये कैरी किया जाता है। अब ये छोटी छोटी वेन थी, ऐसे बहुत सारी वेन है मान लो, और ये वेन क्या करती हैं बच्चा, इस इम्प्योर ब्लड को सबसे बड़ी वेन में लाकर छोड़ देती हैं। अब बताओ, सबसे बड़ी वेन ये दोनों है, वेना कावा। आधा खून यहाँ जाएगा और आधा खून कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसको बोला मैंने सुपीरियर वेना कावा, उच्चतम वेना कावा। इसको बोला मैंने इंफीरियर वेना कावा। अब आप सोच रहे होंगे मैम कुछ क्राइटेरिया होगा सुपीरियर वेना कावा में ब्लड जाने का या इंफीरियर वेना कावा में ब्लड जाने का। जैसे कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि मैम सुपीरियर और इंफीरियर में डिफरेंस क्या है। तो मेरी बात सुनो, अगर ये खून आया है चेस्ट के अपर ऑर्गन से, ये आपका चेस्ट है, इससे ऊपर वाले ऑर्गन से खून आया है तो वो खून जाएगा सुपीरियर वेना कावा में। अगर चेस्ट के लोअर पार्ट से आया है ये खून तो जाएगा इंफीरियर वेना कावा में, ठीक है। लेकिन ब्लड कैसा है, ये इम्प्योर। तो अगर ये खून, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे ब्रेन से आया है तो ब्रेन चेस्ट का अपर ऑर्गन है तो किस में जाएगा, सुपीरियर वेना कावा में। अब मान लो ये खून आया है हिप्स वाले एरिया में, तो हिप्स कहाँ है, चेस्ट के नीचे वाले पार्ट में है, तो कहाँ आएगा ये इंफीरियर वेना कावा में आएगा। तो ऐसे ऐसे अब इस चीज़ को मैं हटा सकती हूँ ताकि आपको मैं बोर्ड बड़ा करके समझा पाऊँ। तो ऐसे आपके बॉडी में इम्प्योर ब्लड है, वो बहुत सारी वेन्स कैरी करती हैं और बहुत सारी वेन सबसे पहले लाकर छोड़ देती हैं किसके अंदर, जरा बताओ, जल्दी बताओ, किसके अंदर, लार्जेस्ट वेन के अंदर। ऐसे बहुत सारी वेन थी बच्चा, बहुत सारी सिराएं थी, वो उस खून को कहाँ लाकर छोड़ेंगी, सुपीरियर वेना कावा में या इंफीरियर वेना कावा में। अगर ये खून चेस्ट, छाती के किसी ऊपरी भाग के अंग से आया है तो सुपीरियर वेना कावा में जाएगा, और अगर ये खून छाती के किसी लोअर पार्ट से आया है तो इंफीरियर वेना कावा में जाएगा।
अब मुझे बताओ इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा किस चैम्बर, किस कोष्ठक से जुड़ी हुई है? राइट ऑरिकल में। तो ऐसे 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 करता हुआ खून यहाँ आया, यहाँ से भी यहाँ आया। खून किस चैम्बर में प्रवेश कर गया? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल के अंदर ऐसे खून हो गया। लेकिन बताओ बच्चों, इस खून के अंदर कौन सी गैस का अमाउंट ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और मैं बता चुकी हूँ कि राइट वाले पार्ट में ही हमेशा CO2 वाला ब्लड होता है। राइट वाले पार्ट में ही हमेशा CO2 वाला ब्लड होता है। ठीक है, तो सारा का सारा ब्लड कहाँ आ चुका है बच्चों? सारा का सारा खून राइट ऑरिकल में, दाएं आलिंद में आ चुका है। जुबेर कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। जुबेर थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मैम, आप कमेंट्स भी रीड किया कीजिए। जुबेर आप मत बताएं मुझे कि कब क्या करना है। मैंने पहले ही कहा था कि 1 घंटे सुन लो, उसके बाद कमेंट लूंगी। एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है बच्चा टीचर। अब मैं कमेंट पढ़ रही हूँ तो कमेंट ही पढ़ूंगी, और आप अकेले तो है नहीं, बैच में हजारों बच्चे हैं, तो वो हजारों बच्चा आपको समझ में नहीं आया, बाकी सबको तो आया है ना। तो पेशेंस रखो, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अब मोहित कह रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी दोनों लंग से जुड़ी होती है क्या? यार थोड़ा रुक तो जाया करो। एक बोल रहा है CO2 कितना % छोड़ रहे हैं। अरे भाई पेशेंस रखा करो। किसी दिन मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया ना, मैं कमेंट सेक्शन बंद करके पढ़ा दूंगी, क्योंकि मुझे पढ़ाने से मतलब है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस। कसम दी थी तुम लोगों को कि 1 घंटे रुक जाओ, नहीं समझ में आए तो एक एक चीज चिल्ला चिल्ला के फिर पढ़ाऊंगी, लेकिन नहीं, पहले ही दोनों लंग से जुड़ी हुई होती है क्या? CO2 कितना % छोड़ते हैं? भाई मुझे पता है कि बच्चों के कैसे, पहली बार बैच नहीं पढ़ा रही हूँ कि कैसे बच्चों के डाउट आते होंगे दिमाग में। सब बताऊंगी कितना % ऑक्सीजन लेते हैं हमारे बॉडी में, कितना % CO2 होता है, कैसे बाहर जाता है, कैसे आता है, एक एक चीज बताऊंगी यार। आप किसी का भी कॉमेंट दिखेगा ना, तुरंत टेक्निकल टीम ब्लॉक कर देना। ठीक है, ब्लॉक कर देना। मेरा पढ़ाई का रिदम जो तोड़ता है ना, उसको मेरे बैच से हटाओ बाहर। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे। देखो अब देखो, मुझे वापस रिपीट करना पड़ेगा। 10 मिनट का लॉस आपका है, मेरा नहीं है। ठीक है, अब बोल रहे मैम ईगो शांत। ईगो नहीं बोलते हैं इसको ईगो नहीं बोलते हैं। पागल हो गए हो कि इसको ईगो नहीं बोलते हैं। इतना अच्छे से पढ़ा रही थी, सारा रिदम तोड़ दिया आपने। दिल की बातें चल रही हैं। हार्ट जानते हो ना कैसा ऑर्गन होता है? हार्ट को गुस्सा आ गया ना तो फिर तुम लोगों को पता लग जाएगा क्या होना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर तो जितने भी सारे ऑर्गन्स है उनसे ब्लड आया है ना। ब्लड कौन लेकर आई? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि हमारे राइट ऑरिकल में ब्लड कौन लेकर आता है। अब बच्चों देखो, अब आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर बोलोगे मैडम ने तो कुछ ढंग का पढ़वाया ही नहीं था, है ना। देखो तो यहां से आपका इम्प्योर ब्लड आता है। कहां से? सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से होता हुआ किस चैम्बर में आया? राइट ऑरिकल में, दाएं आलिंद में। अब दायां आलिंद क्या करेगा बच्चा? भर जाएगा ब्लड से। ठीक है, भर गया। भरने के बाद अब क्या होगा? दायां आलिंद देख लो, मान लो ये आपका ऊपर वाला राइट ऑरिकल है। अब यहां पर सिर्फ मैंने 2 उंगलियों को हिलाया, मैंने यहां से ध्यान से देखना, ये आपका राइट ऑरिकल है। ये भर गया। भरने के बाद ऐसे बेचारा फूल गया। अब इस राइट ऑरिकल के अंदर जो मसल्स हैं वो मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ऐसे अंदर की साइड से खींचेंगी, और जैसे ही खींचेंगी तो मान लो ये राइट ऑरिकल है, ये अंदर की साइड खींच रहा है, ऐसे ऐसे खींच रहा है। खींचने से ये जो वॉल्व है, और कौन से वॉल्व? ट्राइकस्पिड, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इनके ऊपर दबाव पड़ेगा, और जैसे ही दबाव पड़ेगा इनकी ओपनिंग हो जाएगी। ये तीनों वाल्व ऐसे खुल जाएंगे। दरवाजे हैं, मैंने कहा था कोई आएगा तो खुलेगा, कोई नहीं आएगा तो बंद रहेगा। तो क्या आया यहाँ पर? खून। जैसे ही राइट ऑरिकल ऐसे अंदर की साइड खींचा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। भाई किसी भी चीज को, वो देखा है ना आपने, क्या बोलते हैं, स्पंज। स्पंज को पानी में डालो, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर आपको इसको ऐसा निचोड़ते हो, निचोड़ते तो क्या करता है? पानी नीचे जाता है। जैसे हम लौकी वोकी की रायता बनाते हैं तो लौकी के अंदर पानी होता है, उसको ऐसे निचोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका हार्ट का राइट ऑरिकल, दायां आलिंद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करा। कॉन्ट्रैक्ट करने से इन वाल्व के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, एक दबाव क्रिएट हुआ, और उसी प्रेशर से ये वाल्व की ओपनिंग हो जाएगी, खुल जाएंगे। खुलने के बाद जो ब्लड यहाँ था वो तुरंत नीचे की साइड आ जाएगा। ऐसे सारा खून आ गया बच्चा नीचे की साइड। अब नीचे की साइड कौन सा चैम्बर है? जल्दी बताओ, नीचे वाला चैम्बर कौन सा है? राइट वेंट्रिकल, दायां नीले। तो अब दाएं आलिंद से होता हुआ ट्राइकस्पिड के खुलने की वजह से सारा का सारा खून दाएं नीले में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में सारा जब खून आ चुका है तो देखो खून की डायरेक्शन क्या हुई है? अपवर्ड हुई है या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आया है सारा का सारा खून। अब राइट वेंट्रिकल भर जाएगा।
भाई जो ऊपर खून था वो नीचे आ गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल भर जाएगा तो भरने के बाद राइट वेंट्रिकल में एक वॉल्व होता है। कौन सा वॉल्व बच्चा, जल्दी बताओ, इस वॉल्व का नाम क्या है? सेमीलुनार वॉल्व। अब मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था मैम इसका फंक्शन क्या होता है, इस सेमीलुनार वॉल्व का कार्य क्या होता है? तो ये वॉल्व बच्चा, इस वॉल्व से एक ऐसी आर्टरी, मैंने कहा ना आधा है, आधा बना हुआ है, अर्ध अर्ध, देखो आधा ऊपर से खुला हुआ, आधा नीचे से खुला हुआ। जहां से नीचे वाले पार्ट से खुला हुआ होता है उस पार्ट से एक ऐसी आर्टरी, एक ऐसी धमनी जुड़ी हुई होती है जिस धमनी में हमेशा जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, और उस आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। तो इस वॉल्व का काम क्या होता है? धीरे 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 यहाँ से जो खून था उस खून को ये ऐसे ऐसे कौन सी आर्टरी में पहुँचाना, आप बताओगे? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी में पहुँचाना। तो इस सेमीलुनार वॉल्व का एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? सेमीलुनार वॉल्व से कौन सी आर्टरी जुड़ी होती है? आंसर क्या देंगे? पल्मोनरी आर्टरी। कैसा ब्लड होता है सेमीलुनार वॉल्व में? CO2 वाला। अभी CO2 वाले ब्लड की बात चल रही है, इम्प्योर ब्लड है। तो इस वॉल्व से ऐसे करता करता आपका खून ऐसे कौन सी आर्टरी में चला गया बच्चा? कौन सी धमनी में? पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हार्ट से बाहर निकल गया खून। एक बार यहां से आया था, एक बार बाहर निकल चुका है बच्चा, ध्यान से सुनना। लेकिन ये खून आया सारे ऑर्गन से दिल के पास। दिल का क्या हुआ बच्चा? दिल का जो, अच्छा कैसे जाता है वो बताती हूँ, रुको। तो दिल का राइट ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करा, ट्राइकस्पिड ओपनिंग हुई, नीचे आ गया खून। किसमें? राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल भी नीचे, आप नीचे वाली उंगलियां ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी भाई। अब ये अंदर की साइड सिकुड़ेगा, जैसे ही अंदर की साइड सिकुड़ेगा सेमीलुनार वॉल्व में यहां से खून होता हुआ कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसको बाहर ले जाएगी। ये हमारे दिल से ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है, ठीक है। अब इधर की साइड नहीं निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी ऐसे निकलती है, तो ये आपके फेफड़ों में जाकर ऐसे आपका खून ले जाती है, ठीक है। अब देखो बच्चा, पल्मनो का मतलब क्या होता है? लंग्स, फेफड़ा। तो ये आर्टरी ऐसे खून को ले गई कहाँ पर? हमारे फेफड़ों के पास, हमारे लंग्स के पास। किसके पास बच्चा? हमारे फुफ्फुस के पास। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? लंग्स। अब मुझे बताओ कि हमारे फेफड़ों के पास जो खून आ रहा है उस खून के अंदर कौन सी गैस का अमाउंट ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है। कहने का मतलब है जो हमारे दिल से होता हुआ खून फेफड़ों के पास आया है वो कैसा है बच्चों? वो इम्प्योर है, वो अशुद्ध है। अभी तक इम्प्योर की तो बात हो रही है, ठीक है। अब फेफड़ा क्या करेगा? फेफड़े का काम होता है बच्चा, ध्यान से सुन लो, इस CO2 को आउट करना, ठीक है। जितने खून से CO2 आया है उतने खून को आउट कर देगा, ठीक है। और CO2 को आउट करके जितना खून आया था उस खून में कौन सी गैस को इन करना? ऑक्सीजन को इन करना, ऑक्सीजन को इन करना, ठीक है। एक बार फिर सुनो, मैंने बोला कि हमारे हार्ट से जो भी ब्लड आया उसके अंदर CO2 वाला अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट से जब खून फेफड़ों के पास जाता है तो वो इम्प्योर होता है, वो प्योर होने के लिए जाता है। और प्योर का मतलब है हमारा फेफड़ा उस खून में से कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देगा, ऑक्सीजन इन कर देगा, और इस केस को बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज होना, गैसों का आदान प्रदान होना, गैसों का आदान प्रदान होना, ठीक है। अब देखो बच्चा, साइंस में 2 टर्म होते हैं। मैं कह रही हूँ ये मेरा ना टीचिंग करियर में सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन मुझसे बच्चा पूछता है, वो ये क्वेश्चन पूछता है कि मैम ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है और ब्लड को फिल्टर कौन करता है? देखो बच्चा, ब्लड को प्यूरिफाई करने का मतलब होता है ब्लड के अंदर से गैसेस का एक्सचेंज होना, CO2 का बाहर जाना, ऑक्सीजन का इन आना, इसको बोलते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन। और ब्लड प्यूरिफिकेशन करते हैं आपके फेफड़े। यहाँ पर प्यूरिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि खून के अंदर गंदगी थी तो उसको आपने हटा दिया, नहीं। यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा थी तो CO2 बाहर करना था, ऑक्सीजन लाना था। अब ऑक्सीजन क्यों लाना था? क्योंकि हमें एनर्जी बनानी थी। ऑक्सीजन के बिना हमारी सेल्स एनर्जी नहीं बना सकती। तो हमेशा हमेशा के लिए अपने खोपड़ी में एक बात सेट कर लो कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान होना।
ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है गैसेस एक्सचेंज होना, और गैसेस एक्सचेंज कौन करता है? फेफड़ा। और ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब है खून के अंदर इम्प्योरिटीज हैं उनको फिल्टर करना है, उनको छानना है, और वो फिल्टर लगे हुए होते हैं हमारी किडनीज के पास। तो ब्लड को फिल्टर करना है तो किडनी के पास जाएगा, ब्लड में गैसेस एक्सचेंज करनी है तो वो किसके पास आएगा? फेफड़े के पास आएगा। हमें यहाँ पर गैसों को एक्सचेंज करना है। तो याद रखिएगा कि अब हमारा लंग्स क्या करेगा? गैसों का आदान प्रदान करेगा, CO2 को बाहर कर देगा, ऑक्सीजन को अंदर कर देगा। अब ये कैसे बाहर करेगा, कैसे अंदर करेगा, वो मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में पढ़ाऊंगी अच्छे से। अभी सिर्फ इतना याद कर लो कि जो खून हमारा हार्ट से निकलकर इम्प्योर वाला हमारे फेफड़े के पास आया, फेफड़े ने क्या किया? उसमें से CO2 को बाहर कर दिया और ऑक्सीजन को अंदर कर दिया। आप इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? ब्लड प्यूरिफिकेशन, रुधिर का शुद्धिकरण। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस इन विच ऑर्गन, क्या लिखोगे? लंग्स। फिर पूछे ब्लड फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन विच ऑर्गन, तो किडनी होगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया ब्लड का प्यूरिफिकेशन। कहने का मतलब ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, CO2 चला गया। अब कैसे आएगा, कैसे जाएगा, वो हम फेफड़े वाले चैप्टर में कराएंगे, वो यहाँ का पार्ट नहीं है। ठीक है, तब मैं आप लोगों से वापस पूछूंगी ये चीजें। अब बच्चों, जब खून आया था तो उसमें CO2 आया था, CO2 बेचारे फेफड़े ने बाहर कर दिया, और फेफड़े ने इसके अंदर कौन सी गैस घोल दी? ऑक्सीजन वाली गैस घोल दी। जो खून आया था उतने ही खून में फेफड़ों ने यहाँ पर क्या कर दिया? फेफड़ों ने उतने ही खून के अंदर ऑक्सीजन मिला दिया। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन का अमाउंट जब ज्यादा होता है तो उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्योर ब्लड, उसको हम शुद्ध रुधिर बोलते हैं, उसको शुद्ध रुधिर बोलते हैं हम। ठीक है, अब क्या होगा बच्चा? अब आपके फेफड़ा का नैतिक दायित्व बनता है कि जितना खून मैंने हार्ट से बुलाया था उतना खून मैं वापस हार्ट को दे दूं। ठीक है, अब पर शर्त क्या है कि जब हार्ट से बुलाया था उसके अंदर CO2 आया था, लेकिन अब मैंने उस ब्लड के अंदर क्या घोल दिया है? ऑक्सीजन घोल दिया है। कहने का मतलब मैंने प्योर कर दिया है उस ब्लड को। मैंने बताया है प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होना। अब बच्चा, अब आपका लंग्स क्या करेगा? लंग्स ऐसी वेन को खून दे देगा जिस वेन के अंदर हमेशा प्योर ब्लड रहता है। और कौन सी वेन है वो? पल्मनरी वेन। पल्मनो का मतलब ही क्या होता है? लंग्स। तो ये किससे जुड़ी हुई है? लंग्स से। तो अब आपके फेफड़े ने ऐसे सारा का सारा खून, ऐसे बच्चों सारा का सारा खून किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया? पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन ऐसे आएगी और वो किससे जुड़ी हुई होती है? लेफ्ट ऑरिकल से। किससे जुड़ी हुई होती है? बाएं आलिंद से। और ये सारा का सारा खून फेफड़ों से लाकर किस चैम्बर में ला देगी? लेफ्ट ऑरिकल में ला देगी, बाएं आलिंद में ला देगी। लेकिन ये जो खून आया है उस खून के अंदर कौन सी गैस की मात्रा अधिक होगी? ऑक्सीजन की। तो ये खून कैसा कहलाएगा? प्योर कहलाएगा। देखो, एक बार यहां से खून आया था, फिर बाहर निकल गया, अब वापस एंटर कर रहा है खून, लेकिन इस बार किससे आ रहा है? लंग से आ रहा है। तो कैसा आएगा? ऑक्सीजन वाला आएगा। अब किस चैम्बर के अंदर आया बच्चा? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। दायां आलिंद भर गया। दायां आलिंद भरा तो तुरंत आपका दायां आलिंद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसकी मसल्स अंदर की साइड खींचेंगी, और खींचने से सारा का सारा ये वॉल्व, कौन सा वॉल्व है? बायकस्पिड, इसकी क्या होगी? ओपनिंग। भाई इसके अंदर खून है, खून आ गया तो क्या हो जाएगा? तो ये बेचारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा किसके ऊपर? बाइकस्पिड वॉल्व के ऊपर, द्विकपर्दी कपाट के ऊपर, और बाइकस्पिड खुल जाएगा। और जैसे ही खुलेगा तो यहाँ का सारा खून कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में? लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं नीले में आ जाएगा। ये नीचे वाला भर गया, कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब भरने के बाद अब आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, 2 उंगली ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये जब अंदर की साइड कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये आयोटिक वॉल्व है, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ से सारा खून ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद किस में जाएगा? आयोटा में जाएगा। यहाँ से खून बाहर निकल चुका है बच्चा,
ठीक है। एक बार यहां से आया, यहां से बाहर निकला तो फेफड़े के पास गया, फेफड़े ने वापस भेजा तो वो प्योर आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले क्या कर रहा है बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ही बायां नीले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आयोटिक वॉल्व के ऊपर एक दबाव डलेगा, एक प्रेशर डलेगा, ये वॉल्व खुल जाएगा और खुलने से सारा का सारा खून किसके अंदर आ गया, ओटा के अंदर आ गया। ओटा क्या होता है बच्चा, ओटा एक आर्टरी होता है, एक धमनी होता है, और धमनियों में हमेशा कैसा ब्लड रहता है, प्योर। तो यहाँ पर भी कैसा था, प्योर। इस आयोटा के अंदर कैसा खून आया, प्योर। प्योर का मतलब कौन सा गैस, ऑक्सीजन। अब ये आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी है, फिर इस आयोटा से आगे ऐसे छोटी 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 बहुत सारी आर्टरीज जुड़ी हुई होती हैं, जिनको एट्रियोल्स बोलते हैं हम। और ये आर्टरीज जहाँ जहाँ से ऐसे 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 सारे ऑर्गन से जुड़ी हुई होती हैं। अब ये क्या करेंगी बच्चा, ये आर्टरी खून को लेकर जाएंगी कहाँ पर, उसी जगह पर जिस ऑर्गन से क्या आया था बच्चा। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा था ना ऑर्गन, यहाँ पर मैंने लिखा था ऑर्गन, तो ये आर्टरी क्या करेंगी, उस खून को ऐसे घुमाती घुमाती उसी ऑर्गन के पास लेकर जाएंगी जिस ऑर्गन से खून आया था। लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चा, कि जब आया था तो उस कौन सा आया था, CO2 वाला, लेकिन ये आर्टरी लेकर जा रही हैं तो किस खून को, ऑक्सीजन वाले को, और ये ऑर्गन के पास वापस ऑक्सीजन आ गया। फिर ऑर्गन क्या करेगा इस ऑक्सीजन से, फिर अपने ग्लूकोज को तोड़ेगा, भाई इसके पास ग्लूकोज था, ऑक्सीजन से फिर तोड़ेगा, फिर तोड़ेगा तो फिर CO2 बनेगा, फिर अपने CO2 को वेन्स को देगा और वेन ऐसे ले जाएंगी, फिर ऐसे जाएगा, फिर आर्टरी वापस ऑक्सीजन लाएंगी, फिर ऐसे CO2 बनेगा, फिर ऐसे, और ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। और इसी को बोलते हैं हम क्या, कार्डियक साइकिल या ब्लड सर्कुलेशन। कार्डियक साइकिल या ब्लड सर्कुलेशन। तो ऐसे हमारे सारे ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन छिड़क देता है। कौन कौन, तो बताओ कौन, आप बताओगे हार्ट, आप बताओगे हार्ट। अब आप सोच रहे होंगे मैम इतना बड़ा प्रोसेस, पता नहीं कितना टाइम लग रहा होगा। एक बात सुन लो, इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ 0.8 सेकेंड लगते हैं। पूरी प्रोसेस में सिर्फ 0.8 सेकेंड लगते हैं। तो हमारा जो दिल धड़कता है ना, आप बोलते मेरा दिल धड़क रहा है, तो धड़कने का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट किया खून बाहर, रिलैक्स किया खून अंदर। बोलते हैं ना दिल पंप करता रहता है, पंप है ना, पंप। तो पंपिंग का मतलब ही क्या होता है, यही मतलब होता है पंपिंग का, जो मैंने बोला ना हमारा हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। तो देखो बच्चा पंप ही तो कर रहा है, यहाँ से बुलाया ब्लड, बाहर भेज दिया फेफड़ों के पास, फिर वापस आया सारे ऑर्गन्स के बीच में भेज दिया। इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल। अब एक बोल रहा है लपडब भी होता है। अरे भाई रुक जाओ, मुझे पता है निर्मल कुशवाहा लपडब होता है, लेकिन सही टाइम पर सही बात बताना ही मेरा नैतिक दायित्व बनता है। ठीक है, चलो अब सुनो बच्चा, मैम क्लास लेट स्टार्ट होता है। कहाँ लेट स्टार्ट हुआ अमित, आप क्लास में लेट आए, क्लास स्टार्ट हुए 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, इस सारी प्रोसेस को होने में सिर्फ 0.8 सेकेंड लगते हैं। सोचो तुम कितना सा टाइम है ना, कितना सा टाइम। अब एक बार फिर सुनो इस चीज को, फिर हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे कि एक बारी में कितना खून निकलता है, कितना आता है। उसके बाद मैं सारे आपके डाउट क्लियर करूंगी बच्चों, कि कितना ऑक्सीजन का मात्रा होता है, कितना CO2 का होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, लपडब क्या होता है, हार्ट बीट कैसे बनती है, एक एक चीज पढ़ाऊंगी। बट जहां पर जो चीज जरूरत है वही आपको पढ़ना पहले जरूरी है। अब फिर हम एक बार इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सुनने के लिए तैयार हो? इसको हटा दूं, अगेन वापस से बनाएं, आपके दिमाग में एकदम सेट कर दूंगी ये चीज़। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या थ्योरी पढ़ा रहे हो मैम, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताओ। देखो बच्चा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, पूछेगा ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड कौन लेकर आता है, वेन। सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा। इनमें से बड़ी कौन सी है, इंफीरियर। फिर आपसे पूछेगा सबसे पहले खून किस चैम्बर में आता है, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल भरने से कौन से वाल्व की ओपनिंग होती है, ट्राइकस्पिड। ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड से खून कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से खून कहाँ जाता है, सेमिलुनार वॉल्व में। सेमिलुनार वॉल्व से कौन सी आर्टरी जुड़ी हुई होती है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से खून कहाँ जाता है, फेफड़ों के पास। फेफड़े कौन से प्रोसेस पे काम करते हैं, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, CO2 आउट होना, ऑक्सीजन इन होना। फेफड़ों से खून हार्ट तक कौन लेकर आता है, पल्मोनरी
पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कौन से चैम्बर से जुड़ी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड? प्योर। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? बायकस्पिड। बायकस्पिड से खून कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां नीले। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा वॉल्व की ओपनिंग होगी? आयोटिक वॉल्व। आयोटिक का पार्ट वो किसके ऊपर जुड़ा हुआ होता है? आयोटा से। आयोटा से खून कहाँ जाता है? अलग अलग आर्टरीज में। अलग अलग आर्टरी से उसी ऑर्गन में आता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। अब मैं आपको एक बार फिर से बनाकर दिखा रही हूँ, आपके पास भी अगर पेन कॉपी है मेरे साथ बनाओ, यहाँ से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड में बनाऊंगी क्योंकि पहले सारा समझा चुकी हूँ। अरे सारे पॉइंट बताऊंगी रितेश, क्यों इतना 24 घंटे में कितना ब्लड सर्कुलेट होता है, रुको यार, सब निकालना सिखा देंगे आपको। ठीक है, चलो कुमार, बायोलॉजी स्पेशल 6 से 8 में चलेगा, बस 1-2 दिन की बात है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद बायोलॉजी स्पेशल 6 से 8 में ही चलेगा। ठीक है, चलो मैम आर्टरी में ब्लड, ठीक है, हाँ सही तो बोला मैंने, आर्टरी में प्योर ब्लड है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी राइट वाले पार्ट से कनेक्ट है और राइट वाले में क्या होता है बच्चा? राइट वाले में हमेशा इम्प्योर होता है। चलो अब देखो अब हम जल्दी से बनाएंगे, बनाओ। एक एक नाम याद होना चाहिए कि हार्ट में कहाँ पर कौन सी चीज होती है। ये आपका हार्ट, ये आपका दिल, जो दिल आपका धड़कता रहता है ना? दिल धड़कने का मतलब बता दोगे आज के बाद? पकड़ के एक बच्चे को पकड़ लेना, बता देना कि दिल धड़कने का मतलब क्या है। ठीक है, चलो ये आपका हार्ट, ये हार्ट के अंदर कौन सी मसल है? सेप्टम। सेप्टम ने 4 चैम्बर में डिवाइड कर दिया, जल्दी से बताओ। अच्छा, खून लाल पेन से बनाएंगे क्योंकि लाल होता है खून। ये कौन सा है? लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद। ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा है? राइट ऑरिकल। ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर कितने वॉल्व बनाऊं? 3 वॉल्व। 3 का मतलब टी का मतलब ट्राइकस्पिड, त्रिक पर्दी। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना वो इंग्लिश टर्म याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश टर्म ही आएगा। ट्राइकस्पिड को हिंदी में ट्राइकस्पिड लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, और ये यहाँ पर कितने बनाऊं? 2, और 2 का मतलब बाइकस्पिड। यहाँ आधा चांद बना दूं और यहाँ पर एक वॉल्व और बना दूं। अब मैं अलग कलर के पेन से, ग्रीन कलर के पेन से दिखाती हूँ कि इस चांद से किसको जोड़ेंगे हम? इस आधे चांद से जोड़ेंगे हम। अच्छा, इसका नाम लिखूं पहले, इसको क्या बोलेंगे? SLV, सेमिलुनार वॉल्व, अर्धचंद्र कपाट। अब इससे कौन सी आर्टरी जोड़ दूं? इससे जोड़ दो मैम पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। पल्मोनो का मतलब क्या होता है? लंग्स। तो ये खून किसके पास लेकर जाएगी? हमारे फेफड़ों के पास। और फेफड़ों से जो वापस आती है आर्टरी, उसका नाम मैम क्या बना दें? उसका नाम बना दो मैम आप पल्मोनरी वेन। इसको क्या बोलूंगी मैं? पल्मोनरी वेन। अब क्यों बोलूंगी? क्योंकि ये फेफड़े से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, फुफ्फुसीय सीरा। फिर ये खून कहाँ लाएगी? यहाँ। और इस वॉल्व से कौन जुड़ा हुआ होता है? इस वॉल्व से बना दो आयोटा। यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? आयोटा। ये ऐसे डायग्राम में बन गया है, इसके ऊपर नहीं होता है, ऐसे कटेगा नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चा। ये कौन है आपका? आयोटा। ओटा या आयोटा कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन के कोई मार्क्स नहीं होते। ये लो, बन गया रफली। चलो मैम बना दिया। आओ यहाँ पर, अब यहाँ पर आओ बच्चों। कहाँ पर? यहाँ पर मैम हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अगर ये ऑर्गन चेस्ट का अपर पार्ट हुआ, अच्छा पहले वो तो जोड़ो, आपकी सुपीरियर इंफीरियर तो जोड़ो। यह कौन सी है? सुपीरियर वेना कावा। क्या लिखूं इसको शॉर्ट फॉर्म में? SVC। समझ में आ जाएगा? सुपीरियर वेना कावा। इसको क्या लिखूं? इंफीरियर वेना कावा, IVC। उच्चतम वेना कावा, निम्नतम वेना कावा। यहाँ पर हमारे अंग हैं। अब यही नहीं होते हैं, अंग तो सारे में है। अब मुझे तो ऐसे डायग्राम में बना के बताना पड़ेगा ना बच्चा, अंग तो सारे में है। तो ऐसे ऑर्गन्स के पास सेल्स हैं। इन सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड बना, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड आउट करना है। आउट कौन करेगा? लंग्स। लेकिन ये खून पहले किसके पास जाएगा? हार्ट। हार्ट एज ए सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम करता है। पहले उस खून को अपने पास बुलाएगा। ये खून सीधा फेफड़ों के पास भी तो जा सकता था, लेकिन नहीं, हार्ट को विश्वास नहीं है। हार्ट बोलेगा मैं चेक करूंगा इस खून के अंदर CO2 है क्या। CO2 तभी तो तुम्हें फेफड़ों के पास भेजूंगा। क्या पता तुम मेरा उल्लू बना दो, इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाए, तुम ऑक्सीजन को बाहर करवा दो, मर जाएंगे सारे ऑर्गन्स। तो हार्ट बोलता है मैं पहले उस खून को अपने पास बुलाऊंगा, उसके अंदर प्रेशर डालूंगा, उसको पंप करूंगा, फिर मैं इसको फेफड़े के पास भेजूंगा।
ठीक है, इसीलिए हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और सर्कुलेटरी ऑर्गन है। तो सारा का सारा खून CO2 वाला है, और CO2 का मतलब क्या है बच्चा? इम्प्योर। अब इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है? वेन्स, सिराएं। बताया मैंने, बहुत सारी सिराएं होती हैं, बहुत सारी वेन्स होती हैं। अब हम लाल कलर का पेन का यूज करेंगे, जहां जहां लाल चलेगा वहां वहां खून होगा, ठीक है। वेन्स, अब वेन्स क्या करती हैं? ऐसे घूमती 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 वेन्स बहुत सारी होती हैं। कुछ वेन्स यहाँ जुड़ी हुई होती हैं, कुछ वेन्स यहाँ जुड़ी हुई होती हैं। अगर ये खून आया चेस्ट के अपर पार्ट से तो खून जाएगा सुपीरियर वेना कावा में, ऊपर वाली वेना कावा में। लेकिन अगर ये खून आया चेस्ट के लोअर पार्ट से तो ये खून जाएगा इंफीरियर वेना कावा में। सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा सबसे बड़ी सिरा होती है, लेकिन इन दोनों में बड़ी देखोगे तो नीचे वाली बड़ी होती है, ठीक है। सारा का सारा खून ऐसे खून आ गया। बताओ कौन से चैम्बर में आया? राइट ऑरिकल, दाएं आलिंद में आया। दायां आलिंद भर जाएगा तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अंदर की साइड ऐसे मसल्स खींचेंगे। ये सारी मसल्स हैं, ये मसल से बना हुआ, यहाँ पर बहुत सारी ऐसे मसल्स हैं, ये सारी मसल्स हैं हार्ट के अंदर। ये स्पेस नहीं है खाली। कहीं सोचोगे कि मैम ये तो स्पेस है खाली पड़ा हुआ, नहीं बच्चा, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, पहली क्लास में ही बताया था। बहुत सारी मसल्स हैं, खींचेंगी अंदर की साइड, खींचेंगी। ट्राइकस्पिड वॉल्व के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक दबाव बनाएंगी और ट्राइकस्पिड की ओपनिंग हो जाएगी, खुल जाएगा बेचारा, दरवाजा है खुल गया। ऐसे खून आएगा, खून आएगा, ऐसे राजाओं की तरह एंट्री होगी उसकी। ऊपर से नीचे की साइड आया, मतलब डाउनवर्ड लोकेशन में रहता है, ठीक है। किस चैम्बर के अंदर आ गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल भर जाएगा। भरने के बाद इस राइट वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पर जो सारे के सारी मसल्स हैं वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। भरने के बाद कहेंगी ओ हमारे पास इतना खून आ गया, हमें नीचे इसको बाहर भेजना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने से ये सेमीलुनार वोल्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये खून ऐसा होता हुआ सेमीलुनार वोल्व के अंदर आ गया। अब सेमीलुनार वोल्व क्या करेगा? चुपचाप अपना शांति से इसको किसके पास भेज देगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी खून को बाहर लेकर जाएगी। अब बाहर कहाँ लेकर जाएगी? इसका ऐसा तो है नहीं कि बाहर मतलब ब्रेन के पास ले जाएंगी, किडनी के पास ले जाएंगी। भाई जहाँ पर प्योर होना है, प्योर का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन मिलना है, और ऑक्सीजन कौन मिलाएगा? फेफड़ा। तो किसके पास लेकर जाएगी? फेफड़े के पास। और नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है, पल्मनो का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। तो सारा का सारा खून किसके पास आ गया? फेफड़ों के पास आ गया। और फेफड़े क्या करेंगे? इस ब्लड में से CO2 को क्या करेंगे? बाहर। और किसको अंदर करेंगे? ऑक्सीजन को। और जरा बताओ, ऑक्सीजन को अंदर करना, CO2 को बाहर करना क्या कहलाता है? प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। और प्यूरिफिकेशन किसका होता है? ब्लड का। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है? फेफड़ा करता है। लेकिन ब्लड को फिल्टर कौन करेगा? किडनी करेगा। दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? अच्छा, कौशल कह रहे हैं मैम सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है। अगर सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है ना कौशल, तो आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, पुरानी वीडियो सब चल जाएंगी, ठीक है। चलो, तो अब आपका CO2 बाहर हो गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया। किसने किया? फेफड़े ने। अब फेफड़ों का नैतिक दायित्व बनता है कि जितना खून आया था उतना खून मुझे वापस भेजना है हार्ट के पास, वरना हार्ट मेरा काम करना बंद कर देगा, ठीक है। देखो, हार्ट फेफड़े के लिए काम करता है, फेफड़ा हार्ट के लिए काम करता है। दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। छोटा बड़ा भाई है, ये छोटा मान लो, ये बड़ा मान लो, क्योंकि ये तो अप्रोक्स 1.3 to 1.5 किलोग्राम के होते हैं, ये 300 ग्राम का होता है। ये इसने इसका काम किया। भाई लंग्स को क्या चाहिए था? CO2 चाहिए था बाहर करने के लिए, और CO2 किसने भेजा? हार्ट ने। हार्ट को क्या चाहिए था? ऑक्सीजन। तो दोनों भाई भाई हो गए ना, एक भाई दूसरे भाई का काम कर रहा है। तो हार्ट ने अपना क्या भेज दिया? CO2 वाला खून किसके पास? फेफड़े के पास। फेफड़े ने क्या किया? CO2 बाहर एंड ऑक्सीजन इन। अब ये ऑक्सीजन किसके अंदर है? फेफड़ों के ब्लड के अंदर है। और ये ब्लड अब किसके अंदर जाएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनो का मतलब क्या होता है? फुफ्फुस, फेफड़ा। वो वेन जो फेफड़े से आती है और इसीलिए प्योर ब्लड होता है इसके पास। देखो, जो फेफड़े के पास जा रही है उसके अंदर इम्प्योर, जो आ रही है उसके अंदर प्योर। और ये किस चैम्बर को मिलाकर खून छोड़ देगी? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर बहुत सारी मसल्स हैं, इन मसल्स के ऊपर खून पड़ गया बहुत ज़्यादा। ये बोलेंगी हमें नहीं झिल रहा है, हमसे ये झिल नहीं रहा है इतना खून। तो वो क्या करेगा बच्चा? आपका लेफ्ट ऑरिकल की मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ऐसे अंदर की साइड खींचेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने से दो वाल्व है यहाँ पर बायकस्पिड, ये खुल जाएंगे, प्रेशर पड़ेगा, खुल गया। डायरेक्ट ऐसे खून नीचे की साइड आ गया, राजाओं की तरह एंट्री करता है खून ऐसे तुरंत। किसके अंदर आया बच्चा? क्या बताएंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल के, ठीक है।
लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब क्या है, बायां नीले। अब यहाँ पर भी बहुत सारी मसल्स हैं। अब ये मसल्स भी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। बोलेंगे हम क्यों रखें, जब किसी ने खून नहीं रखा तो हम कौन होते हैं रखने वाले। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आयोटिक वॉल्व की ओपनिंग होगी, ये वॉल्व खुलेगा, सारा खून आयोटा में। आयोटा सबसे बड़ी धमनी होती है, महाधमनी होती है। आयोटा सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाती है। ये सबसे बड़ी है तो मतलब छोटी भी होंगी। तो ऐसे आयोटा से बहुत सारी ऐसे लाखों में आर्टरी जुड़ी हुई होती हैं, और ये आर्टरी उस खून को उठाएंगी चुपचाप और बोलेंगी हमारा तो एक ही काम है भाई, हमें तो जो आयोटा ने काम दिया उसको वहीं पर जाके ट्रांसफ़र करना है जिस ऑर्गन से कैसा आया था, इम्प्योर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। फिर ये ऑर्गन इस ऑक्सीजन को काम में लेगा, फिर एनर्जी बनाएगा, फिर CO2 बनेगा, फिर ये CO2 ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। अब एक बात बताओ, हमारे हार्ट में खून कितनी बार आया और कितनी बार गया। देखो बच्चों, एक बार यहाँ से आया खून, यहाँ से आया, दूसरी बार यहाँ से आया, 2 बार आया, एक बार यहाँ से बाहर गया और एक बार यहाँ से बाहर गया। तो 2 बार आया, 2 बार गया, 2 बार आया, 2 बार गया। तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है हमारा। कभी एग्जाम में पूछ ले कि हमारे हार्ट के अंदर जो खून होता है उसका नेचर कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, तो आप क्या बताओगे, डबल सर्कुलेशन। 2 बार खून आता है, 2 बार बाहर जाता है। इतना पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल। और इसमें ऐसा नहीं है कि 1-1.5 घंटा लगेगा, सिर्फ 0.8 सेकंड लगता है। सोचो आप क्या क्या होता है आपके हार्ट के अंदर, दिल के अंदर। 0.8 सेकंड कितनी सी होती हैं, इतनी फ्रैक्शन में कंप्लीट हो जाती हैं। देखो आप लोग 2 साल पढ़ाई करते हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, अपने हार्ट से सीखो। 0.8 सेकंड में देखो बच्चा क्या कर दिया, ठीक है। 0.8 सेकंड में क्या हो गया बच्चा, 0.8 सेकंड में सारा कुछ खेल हो गया यहाँ पर। तो अगर 0.8 सेकंड के लिए भी आपका हार्ट बंद हो जाएगा तो आप सब जानते हैं किसका सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बंद मतलब समझ गए, ठीक है, बता दिया। ये सारा इसको बोलते हैं कार्डियक सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन। मैम आपका पूरा समझ में आ गया, लेकिन 12th क्लास वाले बुक के डायग्राम से, अच्छा देखो 12th क्लास की बुक में सारी चीज़ें एक डायग्राम में घुसा रखी हैं उसने, मैं अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूँ आपको, इसलिए आपको उसको छोड़ दो। उसमें क्या है बच्चा, सारा एक जगह पढ़ा रखा है, ऐसे नोड, AV नोड, उसने क्या है सारी चीज़ें एक साथ डाल रखी हैं 12th क्लास की बुक में, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप तोड़ तोड़ के मेरे साथ पढ़ो, मैं तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूँ ना आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई मैम आज तो समझ में आ गया, आज तो समझ में आ गया, लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तो समझ में नहीं आएगा, तो आपको लिखवाना पड़ेगा मैम, है ना, लिखवाना पड़ेगा कि कैसे कैसे खून आता है, कैसे कैसे जाता है। आज आ गया, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हो, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो नोट्स नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो अब नोट्स कैसे बनाओगे, मैं इसको पूरा लिखवाऊंगी तो मुझे 2.5 घंटे लग जाएगा। मैम GFR क्या होता है, बाद में बताएंगे बच्चा। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है, वो यहाँ पर नहीं होता, वो किडनी के केस में होता है, ठीक है। चलो अब मैं इसको एक चार्ट में बनवा देती हूँ, ठीक है, एक चार्ट बनवा दूंगी, वो चार्ट आप बना लेना, एग्जाम के लिए आपको याद हो जाएगा। देखो बच्चा कैसा चार्ट बनवाऊंगी मैं। सबसे पहले खून आता है हमारे ऑर्गन से, अंगों से खून लेकर आती हैं वेन्स, और वेन्स को लिखेंगे हम सिराएं, और ये खून फिर जाता है लार्जेस्ट वेन में, और लार्जेस्ट वेन 2 होती हैं बच्चा, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इंफीरियर वेना कावा। इन दोनों में भी बड़ा पूछे तो नीचे वाला बड़ा होगा। अब ये दोनों किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती हैं, तो जब चैम्बर का नाम लिखेंगे तो हम अलग कलर के पेन से लिखेंगे। ये दोनों जुड़ी हुई होती हैं किससे, राइट वेंट्रिकल से, किससे, राइट वेंट्रिकल। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे यार, ये कभी कभी ना ये अपनी मर्जी से काम करने लग जाता है, इंफीरियर, ठीक है। तो ये कौन से चैम्बर से अरे यार रुक जा यार, तुम्हें पागल हो गया क्या, इंफीरियर, ठीक है। अब इसको लिखो बच्चा हिंदी में,
अच्छा हाँ चलो, ये कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती हैं? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल का मतलब क्या है? दायां आलिंद। ठीक है बच्चा, अब दायां आलिंद की मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो जैसे ही हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक वॉल्व की ओपनिंग होगी, और कौन सा वॉल्व खुल जाएगा? यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से ट्राइकस्पिड खुल जाएगा। ट्राइकस्पिड के खुलते हुए ही सारा का सारा खून कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट राइट ओरिकल होगा ऊपर वाला, वही मैं सोच रही थी, कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, इसको ओरिकल कर देना बच्चा, है ना, राइट ओरिकल। कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल का मतलब क्या हो गया हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए? दायां नीले। दायां नीले भर गया, कौन सा वॉल्व पे प्रेशर पड़ेगा? जरा बताओ कौन सा वॉल्व? SLV, सेमी लूनार वोल्व। सेमी लूनार वोल्व से कौन सी आर्टरी जुड़ेगी? जल्दी बताओ, किसको जोड़ूं? सेमी लूनार वोल्व से मैम आप जोड़ दो, किसको? पल्मनरी आर्टरी। और पल्मनरी आर्टरी के अंदर कैसा खून रहेगा? इम्प्योर। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसे? फुफ्फुसीय सीरा। और पल्मनरी आर्टरी खून कहाँ लेकर जाएगी? फेफड़ों के पास, लंग्स के पास। लंग्स को हिंदी में लिखेंगे फुफ्फुस। ठीक है, और फुसफुस नहीं बोलेगा कोई बच्चा इसको। अब लंग्स कौन सी प्रोसेस पे काम करेंगे? लंग्स का काम है CO2 को बाहर करो, ऑक्सीजन को अंदर करो। इसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन होना। आगे पढ़ा देंगे। अब फेफड़ों से वापस खून आएगा तो कौन लेकर आएगा? पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन। और पल्मनरी वेन को हिंदी में क्या लिखेंगे? फुफ्फुसीय सीरा। फुफ्फुसीय सीरा। और ये पल्मनरी वेन किस चैम्बर के अंदर लाएगी खून? तो मैम लेफ्ट ओरिकल, ऊपर वाले में आएगा तो ओरिकल, बायां आलिंद। जब बायां आलिंद भर जाएगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, किसके ऊपर? बायकस्पिड वोल्व के ऊपर। बायकस्पिड से सारा खून कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं नीले में। बायां नीले लिखना इसको हिंदी में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से खून कहाँ जाएगा? आयोटिक वोल्व में। किसके अंदर बच्चा? आयोटिक वोल्व, आयोटा का कपाट। और नाम से क्लियर है ये किससे जुड़ा हुआ है? आयोटा से। आयोटा महाधमनी है बच्चा। आयोटा क्या है? महाधमनी, बहुत बड़ी। और ये किसको देगी? छोटी छोटी आर्टरी को। तो आप इसको लिख लो स्मॉल आर्टरीज। और स्मॉल आर्टरीज का मतलब है ये वापिस, अब ब्लैक कलर के पेन से बना रही हूँ, देख लेना, ये वापिस खून ऐसे लाएंगी और कहाँ पर? उसी ऑर्गन के पास ले आएंगी। ओ भाई रे यार, तू बहुत गंदा बोर्ड है, मैं तेरे पे पढ़ाना छोड़ दूंगी। स्मॉल आर्टरीज लिख लो, स्मॉल आर्टरीज, छोटी छोटी धमनियाँ। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखना छोटी छोटी धमनियाँ। और ये खून को वापस उसी ऑर्गन के पास ले आएंगे। अब आप मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ तक प्योर है और कहाँ कहाँ तक इम्प्योर है। अगर मैं देखूं इधर की साइड में, ये राइट चल रहा है सारा, यहाँ तक देखूं तो कैसा ब्लड है? इम्प्योर। और इम्प्योर का मतलब यहाँ पर कौन सी गैस का अमाउंट ज़्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और इस ऑर्गन में तो भाई लेना देना हो रहा है। लेना देना मतलब दहेज नहीं, लेना देना किसका? गैसेस का। इसको छोड़ दो, यहाँ तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, लिख दो। यहाँ तो भाई गैसेस का लेना देना हो रहा है कि तुम क्या दोगे और तुम क्या लोगे। ठीक है, हम तो लड़की देंगे, लड़की के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, है ना। तो लड़के वाले मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है। अब बच्चों ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इधर की साइड में कैसा ब्लड लिख देंगी मैम? यहाँ पे लिख दो मैम, कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड का मतलब इधर किस गैस का अमाउंट अधिक है? ऑक्सीजन का। ये लो बच्चों, अब कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, ओ राइट ओरिकल, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ राइट ओरिकल अच्छा लिख दिया, बस कुछ गलत नहीं लिखा। अब आप जाने, आपका काम जाने। कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किस वॉल्व से प्योर जाता है, किस आर्टरी में प्योर, किस में इम्प्योर, कौन कहाँ जुड़ा हुआ होता है, कौन कहाँ लगा हुआ होता है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम छप गया तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, जितना पढ़ाया है उसमें कोई डाउट हो तो बताओ। आगे नहीं पहुंचना, आगे नहीं पहुंचना, लब डब क्या होता है ये सब। अमन बोल रहे हैं मैम PDF नहीं मिला। अमन मैंने PDF अपलोड करवा दिया है बच्चा, एक बार रिफ्रेश कर लेना, लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना। और यार क्या PDF करते रहते हो? अगर मुझे ऐसा टीचर मिल जाता ना, मैं सारा का सारा यहाँ से बना लेती, पूरे नोट्स खुद से बना लो।
ठीक है मैम, कार्डियक अरेस्ट में छल्ले खराब हो जाते हैं, सब बताएंगे हम आपको, थोड़ा रुको कि हार्ट अटैक कैसे आएगा, सब पढ़ाएंगे, रुक जाओ, सब पढ़ाएंगे। पढ़ाए हुए से कोई डाउट हो तो बताओ, आगे नहीं चलना। सीने में दर्द कैसा होता है, ठीक है मैं साइड हो गई, थोड़ी साइड हो जाइए मैम, पूरी हो गए हम, समझ आ गया? ओके मैम, प्यूरिफिकेशन और फिल्टर में क्या डिफरेंस है? भाई बार बार नहीं बताएंगी मैम, 50 बार बता चुकी हैं। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है खून के अंदर कोई टॉक्सिक कंपाउंड है, यूरिया, यूरिन, इन सबको फिल्टर करना। बताओ, जो पढ़ाया वहां तक की बात करो। समझ में आ गया? कभी कभी हार्ट तेज क्यों हो जाता है बताएंगे, सब बताएंगे आपको। अब चिंता क्यों कर रहे हो? GS7 में कोर्स वैलिडिटी पीरियड कम हो गया। भाई वो मैनेजमेंट का काम है अमित, मेरा काम नहीं है। कोई डाउट है? नहीं है? चलें आगे, चलें आगे, कोई डाउट नहीं है? नो डाउट मैम। ओके ओके। CO2 ब्लड में किसके थ्रू सॉल्युबल होता है बच्चा? हेमोग्लोबिन ही जोड़ता है CO2 और ऑक्सीजन को। कार्डियोलॉजी क्या होता है? जो आप पढ़ रहे हो वो कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हो, और कुछ नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? कल YouTube पे कमेंट नहीं हो रहे थे अनीता, हो सकता है कोई दिक्कत हो गई होगी YouTube पे, या आपको ब्लॉक कर दिया गया होगा, आपने कुछ गलत गलत कमेंट किया होगा। अच्छा अमन यार, क्या PDF करते रहते हो? PDF खुद से बनाओ एक बार, मैं कहती हूँ जीवन में नोट्स खुद बनाओ। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ये एप्लीकेशन में वो नहीं है, परमिशन नहीं है ना। फिजिक्स का प्रोमो कोड, कोई प्रोमो कोड नहीं है, विदाउट प्रोमो कोड। 299 में क्या प्रोमो कोड लोगे आप? चले आगे, चलो हो गया। मैम प्लीज साइड हो जाइए। चलो मैं साइड हो जाती हूँ, बच्चे के नोट्स बना रहे होंगे शायद। देखो नोट्स ना साथ में मत बनाया करो। मैं तुम लोगों को एक तरीका बताऊँ, जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैं या कोई भी टीचर, ठीक है, तब क्या करना है आपको, एक बार समझना है और एक बार वीडियो को और वापस देख लो, कानों में ईयरफोन लगा के, और नोट्स बना लो बस। मैं कह रही हूँ ऐसा समझ में आएगा, कभी भूल ही नहीं सकते आप। ये जो नोट्स चिल्लाते रहते हैं ना, ऐसे खुद के नोट्स प्रिपेयर करो। मेरा तो काम है देना, मैं तो नोट्स दूंगी कोई बात नहीं, लेकिन खुद ऐसे करो ना, बस ऐसे नोट्स बनाओ कि मज़ा आ जाए तुम लोगों को, मुझे पढ़ा के मज़ा आ जाए। बच्चा क्लास का देखने के लिए आप होम पेज पे शेड्यूल क्यों नहीं देखते हो आप? ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब चलते हैं हम आगे। मैम वीडियोस की क्वालिटीज 240 करवा दीजिए। यस बच्चा 240 है, एक बार आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, 240 क्वालिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है। मैम क्लास कितने बजे स्टार्ट हुआ है? 11 बजे स्टार्ट हुआ था बच्चा, 11:05 या 11:10 पे हुआ था, थोड़ा सा लेट हुआ था। हो गया क्लियर है? चलो एक बार मेरी क्लास देख लिया करो, जब देखो तब नोट्स ना बनाया करो, वरना तो बीच के रह जाओगे, ना समझ में आएगा ना नोट्स बना पाओगे। दूसरा बच्चा आपको क्या करना होता है, दूसरी बार एक बार वापस वीडियो देखो, कानों में लीड लगाओ और तुरंत सारे के सारे साथ में नोट्स बना लो। ऐसी बायोलॉजी, ऐसा GS तैयार हो जाएगा ना, कभी आप सोचोगे नहीं। नो डाउट मैम, लेकिन क्लास 12th वाला समझा दो। परमेश्वर लाल जहांगीर, आप पर मैंने पहले ही दो मिनट वेस्ट किए थे, 2 मिनट और करवा लो आप मुझसे। मैंने कह दिया 12th क्लास में सारा एक साथ दे रखा है सारी चीज़ों को, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूँ, ठीक है? हो गया? चलो अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। सोचो बेचारा छोटा सा दिल कितना काम करता है। अब इस दिल में तुम क्या क्या लेके बैठे रहते हो, सोनिया, पिंकी, है ना, सरोज, है ना। अब तुम इतने सारे, पहले बेचारे पे इतना लोड पड़ा हुआ है, अब और इतना ज़्यादा मत, इसके अंदर कुछ घुसाओ यार। सोनिया, पिंकी, रिंकी, मिंकी कम करो थोड़ी, ठीक है? और लड़कियों के लिए मनोज, सूरज, ये सब है ना, तो थोड़ा कम करो। दिल में पहले बेचारे में बहुत वजन है, एक रख लो भाई, एक बहुत है, एक का तो झेल लेगा, 15-20 का थोड़ा ना झेल लेगा आपका हार्ट, है ना, ठीक है बच्चा? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर पढ़ना। ब्लड प्रेशर, मैं एक एक चीज आपको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा रही हूँ। जो एक बच्चा बोला ना 12th क्लास का मुझे डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगा, मुझे ही नहीं आता, मैं टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा रही हूँ आपको। हिंदी में लिखोगे रुधिर दाब,
ये बच्चा इसको बोलते हैं रक्तचाप, रक्तचाप, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपी, बीपी। मैम बस आज के लिए बहुत है। अच्छा आज के लिए बहुत है। हाँ इस अब देखो, अब एक बच्चा बोल रहा है मैम दिल कैसे टूट जाता है। एक बात बताओ, मैंने इतनी चीज पढ़ाई, क्या मैंने ये बोला कि दिल में फीलिंग्स होती हैं, दिल में इमोशंस होते हैं? दिल के अंदर कुछ नहीं होता। दिल का एक ही काम होता है, वो होता है ब्लड को भेजना फेफड़ों के पास। जो बोलते हैं ना मेरा दिल टूट गया, कोई दिल विल में कुछ नहीं होता है, दिल में कोई दर्द वर्द नहीं होता है, सब बोलने की बातें होती हैं। ना दिल टूटता, ना दिल जुड़ता, ना दिल में कोई दर्द होता, ना दिल में फीलिंग्स होती, ना इमोशंस होते, ना प्यार वाली होती, ना नफरत वाली होती। ये सब हमारा ये करवाता है। ये क्या है? हमारा दिमाग, ये हमारी सुपर पावर है, ये करवाता है। इसके अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो सब फील करवाता है। दिल विल कुछ नहीं टूटता है। तुम सोचो दिल एक बार टूट गया तो फिर वापस कैसे जुड़ जाता है तुम्हारा? वापस मतलब खेल है क्या? दिल कहता है बस मेरे से एक ही काम करवा लो, मेरा काम है ब्लड को पंप करना, इसके अलावा तुम कुछ काम करवाओगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, और ये छोड़ दूंगा तो तुम समझ रहे हो किसका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो कोई दिल विल नहीं टूटता है। सीधा अगर दिल टूटा ना उस दिन तुम लोग ऊपर भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो दिल का एक ही काम होता है, वो दिल का काम क्या है? अपने पास CO2 बुलाना और उस CO2 को फेफड़ों के पास भेजना, CO2 को ऑक्सीजन की फॉर्म में वापस बुलाना, वापस आपके दिल में आना, फिर जाना फिर आना। तो अगर इस दिल के अंदर तुम बोझ लेकर बैठोगे ना बहुत सारे, तो बेचारा दिल धीरे 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 ये काम करना बंद कर देगा। हार्ट के डॉक्टर को क्या कहा जाता है बच्चा? हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जिन्होंने कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया हुआ होता है, उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, हाँ दिल में छेद होता है, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। चलो ये ब्लड प्रेशर हम कल से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी नहीं हो पाएगा, वैसे भी 2 घंटे चाहिए मुझे। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि दिल में छेद हो जाता है। बिल्कुल सही बोला। चलो बताते हैं दिल में छेद कहाँ होता है। ठीक है, फीलिंग्स हार्ट में होता है? नहीं होता अभिनव, नहीं होता। ठीक है, चले देखो, एक बच्चे ने बोला है कि दिल में छेद हो जाता है। नॉर्मली ये बच्चों के दिलों में होता है, बड़ों में नहीं होता है। एक बीमारी होता है बच्चा, इसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। डॉक्टरों की लैंग्वेज में इसको फोसा ओवेलिस कहा जाता है। दिल में एक छेद होता है, डॉक्टरों की लैंग्वेज में उसको फोसा ओवेलिस बोलते हैं। और इसी फोसा ओवेलिस से एक बीमारी और भी हो जाती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चा नीला पड़ने लग जाता है। अच्छा बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जब जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तब तब हमारा शरीर नीला पड़ने लग जाता है। आपने कभी डेड बॉडी देखी है किसी इंसान की? डेड बॉडी देखना, 1-1.5 घंटे के बाद जब इंसान की डेथ हो जाती है ना, नीला पड़ जाता है वो, क्योंकि डेड बॉडी मतलब उसके अंदर क्या नहीं है, दिल उसके अंदर क्या नहीं है बच्चा? उसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया। तो जब जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ नीला पड़ने लग जाता है इंसान। ठीक है, चलो अब देखो, इसको बोलते हैं बच्चा नीला पड़ के मर जाता है बहुत बार। रिपोर्ट में देखोगे, पढ़ोगे तो आएगा फोसा ओवेलिस। कॉमन लैंग्वेज में हमारे बच्चे के दिल में छेद पाया गया है। देखो बच्चा, दिल में छेद होता कहाँ है? जब आप माँ के पेट में होते हो। ऐसा आपका, ये आपका हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट की सेप्टम है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट, ये नीचे वालों की छोड़ दो आप बात। ये कौन सा है? राइट ऑरिकल, बायां आलिंद। और ये क्या है? लेफ्ट ऑरिकल। ये कौन सा है? लेफ्ट ऑरिकल। दायां आलिंद, बायां आलिंद। अब जरा जल्दी से बताओ, यहाँ पर कैसा ब्लड था? CO2 वाला। यहाँ पर कैसा था? ऑक्सीजन वाला। यहाँ पर CO2, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो बच्चा, जब आप माँ के पेट में होते हो ना, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो बच्चा क्या होता है, हमारे बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन आता है वो सारा का सारा माँ के बॉडी से आता है। ऐसा नहीं है कि जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमारा दिल अंदर ही काम करना स्टार्ट कर देता है। नहीं, जब बच्चे का जन्म होता है ना तो सबसे पहली बार इसका दिल धड़कता है। तो दिल सबसे पहले, जब ब्लड बच्चे के अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, तो वो पूरा इम्प्योर ब्लड आ जाता है और वो बाहर निकलता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कभी कभी एग्जाम में कि जब बच्चे के हार्ट के अंदर सबसे पहली बार ब्लड आता है तो क्या होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज आती है, क्योंकि पहली बार हार्ट ने काम करना सीखा है। तो जितना भी कचरा होता है ब्लड के अंदर वो सारा आ जाता है। ठीक है, तो जब हम माँ के पेट में होते हैं ना, तब हमारे बॉडी में सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पढ़ा ही रही हूँ मैं, ये पढ़ा ही रही हूँ। ठीक है, तो सारा का सारा ऑक्सीजन हम माँ के पेट से, माँ से ले लेते हैं। प्लेसेंटा होता है, आगे हम पढ़ लोगे ये। ठीक है सब।
तो क्या होता है बच्चा, जब हम माँ के पेट में होते हैं ना, तो ये जो यहाँ पर राइट ओरिकल है, ये लेफ्ट ओरिकल है, दायां आलिंद बायां आलिंद, इसके बीच में जो मसल है ना, ये मसल बीच में से ऐसे थोड़ी थोड़ी टूटी हुई होती है, ऐसे बीच में से थोड़ा बना लो, ऐसे पूरा मत तोड़ो इसको, ऐसे बच्चा यहाँ से ऐसे टूटी हुई होती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फोसा ओवलिस, ठीक है, कि हमारा जो राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल के बीच का जो मसल है सेप्टम, वो थोड़ा सा टूटा हुआ होता है। कब? जब हम माँ के पेट में होते हैं। भाई इस टाइम तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, इस टाइम तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, हमारी मदर से मिल रही है, हमारी माँ से मिल रही है। लेकिन जैसे 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 बच्चा बड़ा होता जाता है, अभी माँ के पेट में बड़ा होने का मतलब है कि उस बच्चे की अब डिलीवरी होने वाली है, 8, साढ़े 8, पौने 9 महीने का हो गया, अब बच्चे की डिलीवरी हो रही है, बच्चे का जन्म होने वाला है। तो जैसे जैसे जन्म होने वाला होता है ना, वैसे 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 ये सेप्टम ऐसे 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 बंद होती जाती है, ऐसे बंद होने लग जाती है। ये नॉर्मल केस में होती है, लेकिन कुछ बच्चों में ये सेप्टम भर नहीं पाती है, कुछ बच्चों में ये जो सेप्टम है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाती है, और बीच में यहाँ पर कोई होल रह जाता है, ऐसे छोटे छोटे छेद रह जाते हैं। ये एक छेद भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और इसी को बोलते हैं फोसा ओवलिस या दिल में छेद होना। अब इस बच्चे का जन्म हो गया, माँ के पेट से बाहर आ गया। अब जब बाहर आ गया तो आपको पता है बाहर तो इसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए होगी। तब क्या होता है बच्चा कि इस बच्चे के अंदर यहाँ से CO2 वाला खून आया, फिर ये खून बाहर गया, फिर फेफड़ों ने अपना काम कर दिया, फिर ऑक्सीजन। अब बच्चा यहाँ पर छेद है, ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर छेद है तो ये खून वापस इसके अंदर मिल जाता है, फिर वापस आएगा तो यहाँ से प्योर और यहाँ से इम्प्योर, प्योर इम्प्योर मिक्स होता जा रहा है, प्योर इम्प्योर मिक्स होता जा रहा है ना। जब प्योर इम्प्योर मिक्स होता जा रहा है, जब यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ से यहाँ नहीं आया, तो आप सोचो आयोटा में नहीं गया। जब आयोटा में नहीं गया तो सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में क्या नहीं गया, ऑक्सीजन नहीं गया। तो उस बच्चे के सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो बच्चा क्या हो जाएगा, नीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी स्किन नीली से दिखेगी, आंखें नीली से दिखेंगी, और इस बीमारी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है जो बीमारी हमें बाय बर्थ मिली है, जन्म के साथ मिली है बीमारी, तो इसको बोलते हैं फोसा ओवलिस। तो अगर सही टाइम पर डॉक्टर को दिखा लिया तो डॉक्टर क्या करेगा, दिखाएगा, एक्सरे वगैरह करेगा, पूरा आपका बॉडी का MRI करेगा, हार्ट के अंदर पूरा दिखाएगा और दिखाएगा देखिए ये आपके बच्चे के हार्ट के अंदर छेद है, अब हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। अब ऑपरेशन करके क्या करेंगे, कुछ आर्टिफिशियल मसल्स होती हैं या आर्टिफिशियल कोई ऐसा कोई मसल्स डाल देते हैं या ऐसा कुछ सॉल्यूशन डाल देंगे इसके अंदर कि केमिकली इस वॉल्व को बंद कर देते हैं, इनको बंद कर देंगे। जब ये वॉल्व बंद हो गया तो इधर का खून इधर, इधर का खून इधर, अब जो खून यहाँ आकर मिल रहा था वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि छेद तो बंद हो गया है। तो इस छेद बंद होने के कारण ये खून यहाँ जाएगा और आयोटा में जाएगा और आयोटा से सारे ऑर्गन्स के बीच में चला जाएगा। तो आप याद रखेंगे फोसा ओवलिस कहाँ होता है, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के, राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल के बीच का जो सेप्टम होता है। जब हमारा जन्म नहीं होता है तब बच्चा हमारे इस मसल के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, पर वो धीरे धीरे भर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में ये छेद प्रॉपर तरीके से नहीं भर पाते हैं, तो जब उनका जन्म होता है तो उनके दिल में छेद की बीमारी हो जाती है जिसको फोसा ओवलिस बोलते हैं, और जिसके कारण बच्चे के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर आकर इम्प्योर के अंदर मिलता रहता है, खून यहाँ से नीचे जाता ही नहीं है, ऊपर आया ऐसे ऐसे मिक्स हो रहा है और उस बॉडी की, उस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है और उस बच्चे का शरीर नीला पड़ने लग जाता है। और इस बीमारी को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे दिल में छेद होता है। अब क्या है बच्चा, यहाँ पर ना अगर किसी डॉक्टर को पता लग गया, देखो बहुत सारे डॉक्टर ना कमीने भी होते हैं यहाँ पर, मैं सच्ची बोल रही हूँ, डॉक्टर भी कमीने होते हैं। ये मेरी फैमिली का ये केस है, मुझे अच्छे से याद है। मेरी एक दीदी है, कज़न सिस्टर है, तो बच्चा उसमें उनके ना बेबी हुआ, उनका बेबी हुआ तो उनके बेबी में उनका बच्चा ना दूध पीने के बाद दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था ढंग से, तो वो नीला पड़ता था दूध पीते ही। तो भाई सब घबरा गए, तो सब ने डॉक्टर के पास लेकर गए। तो मैं डॉक्टर का नाम तो नहीं लूँगी, जयपुर में एक हॉस्पिटल है, तो हमने जयपुर में दिखाया। तो उस डॉक्टर ने क्या बोल दिया, बच्चे को अंदर लेकर गए, आधे घंटे के बाद एक्सरे वगैरह करके लाए, कह दिया कि इसके दिल में छेद है।
ये कितने साल, 8 साल पुरानी बात है कि इसके दिल में छेद है। अब बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको कह दिया, उस हमारी दीदी जियाजी को कह दिया कि इसके दिल में छेद है, आप तो 4 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दो और हम एक सर्जरी करेंगे। और वो बच्चा तब उस टाइम था, बच्चा 4 या 5 महीने का था, वो हार्डली 3-4 महीने का होगा। तो बोल दिया बाहर लाके आधे घंटे के बाद कि इसके दिल में छेद है, एक्सरे करवा दिया, दिखा दिया छेद खुद ही बनाकर। अब भाई जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनको इतना ज्ञान नहीं होगा, तो आपको अगर बच्चे को बचाना है तो आप 4 लाख डिपॉजिट करवा दो, हमें इसके दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी। तो भाई दीदी जी ने सोचा भाई बच्चे को बचाना है तो अब 4 लाख तो लाने पड़ेंगे। लेकिन उस टाइम पर मैं थी तो मैंने कहा लाओ दिखाओ मुझे। फिर मेरे को पता लगा तो फ़ोन के थ्रू भाई ऐसी बात है, और मुझे पता है डॉक्टर करप्टेड है इंडिया में, भ्रष्टाचार डॉक्टर भी करते हैं। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं बचा इंडिया में जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं बचा। तो मैंने वो उनका एक्सरे देखा, मैंने कहा भाई उन्होंने 50,000 रुपये डिपॉजिट भी करवा दिए थे एडवांस मनी। मैंने कहा नहीं छोड़ो, हमें नहीं करवाना। मैंने कहा दीदी जी आप यहाँ से निकलो। फिर मैंने कोई एक और डॉक्टर का पता किया, तो उन डॉक्टर के पास लेकर गए। तो उन डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो हमने एक्सरे कुछ नहीं दिखाया, हमने बोला कि ऐसे बच्चे को दिक्कत है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये जो दूध पीता है ना, तो दूध प्रॉपर इसका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, दूध पीने के बाद उसकी पीठ थपथपा दिया करो, उसकी पीठ थपथपा दिया करो, तो प्रॉपर तरीके से उसका डाइजेशन चल जाएगा। थोड़ा सा बच्चे को ऐसे रब कर दिया करो पीठ को ढंग से, या बच्चे को थोड़ी देर उल्टा लेटा दिया करो, और कुछ नहीं है। हमने ऐसा किया 20 दिन के बाद बिल्कुल बच्चा एकदम ठीक, नीला पड़ना था वो बंद हो गया एकदम, और आज वो बच्चा 8 साल का हो गया। सोचो अगर उस दिन वो दीदी जियाजी हाँ कर देते और साइन कर देते बच्चे के लिए, तो वो डॉक्टर कितने करप्टेड थे, वो पहले दिल के अंदर छेद करते फिर उसको भरते, ऐसा डॉक्टर था वो। सोचो मैं चाहती थी तो उसका लाइसेंस कैंसिल करवा सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो, उस टाइम इतनी 8 साल पहले मैं भी इतनी मैच्योर नहीं थी कि कैसे क्या होता है, लेकिन उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता था सेम डे। वो पहले इसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं बच्चा कि वो पहले दिल के अंदर छेद दिखाएंगे पैसा कमाने के लिए, नहीं है तो कर देंगे। भाई अंदर ले गए आपके बच्चे को, आपको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, आप अंदर क्या करेंगे, तुम्हें क्या पता लग रहा है अंदर क्या हो रहा है। तो इसके अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है, एक एम्स का केस आया था 2009 में कि एक इंसान के दिल के अंदर पहले छेद किए गए, फिर दिखाया गया कि छेद हैं, इसको भरना पड़ेगा, जबकि छेद नहीं थे उसके। सोचो वो बच्चा आज 8 साल का है, उससे कुछ नहीं है, बढ़िया घूम रहा है, बढ़िया फिर रहा है, अपना कुछ नहीं कर रहा वो। इसलिए मैं बोलती हूँ हर प्रोफेशन में करप्शन है। तो अगर ये दिल में छेद की बीमारी है तो एक डॉक्टर पे ट्रस्ट करके आप ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि डॉक्टर्स भी करप्टेड होते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी कर जाते हैं वो। अब बच्चा पैसा तो चलो उसके माँ बाप और कमा लेते, हमारे दीदी जिया जी और कमा लेते, लेकिन छोटा सा बच्चा 3 महीने का, उसका दिल खोल के रख देते यार, और उस टाइम पर वो मर जाता तो कुछ हो जाता था उसको। तो इसलिए अगर किसी कोई बीमारी होती है ना, 4-5 बार डॉक्टरों के पास लेकर जाओ, अलग अलग डॉक्टर के पास दिखाओ, थोड़ा सा टाइम लो, एकदम से हड़बड़ाना नहीं है कि आप कर दो हमारे बच्चे को बचा दो, बचाना नहीं, मार भी देते हैं वो, ठीक है, पैसा अपना पैसा कमा ही लेंगे। हार्ट का डॉक्टर होना मतलब करोड़पति अरबपति होना। एक सर्जरी में आप पता ही है हार्ट के अंदर छोटी सी एक चीज़ होती है और उसको ठीक करने के लिए 4 लाख 5 लाख रुपए मांग लेते हैं डॉक्टर। अब देने पड़ते हैं भाई, दिल के साथ छेड़खानी थोड़ा ना कर देंगे हम, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, इसको फोसा ओवेलिस या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, या दिल में छेद होने वाली बीमारी कहा जाता है, ठीक है। चलो तो ये आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब बच्चा मैम पीठ थपथपाने से होल नहीं, होल था ही नहीं।